भाइयों बहनों, नमस्ते, जय हिंद। ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का अपना शिक्षण का वीडियो है लिपि। इससे पहले हमने शिक्षण पर व्याकरण का एक चैप्टर पढ़ा था, भाषा, व्याकरण और लिपि, जिसमें हमने भाषा की परिभाषा, फिर लिपि की, फिर हमने व्याकरण की, व्याकरण क्या है, व्याकरण के अंग क्या है, इसके बारे में हमने चिंतन किया। अब हमारा आज का चिंतन का बिंदु है कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी। कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी का शिक्षण का बिंदु है लिपि। तो मैं अभी आपको लिपि की परिभाषा तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि लिपि की परिभाषा मैंने आपके पिछले वीडियो में बता दी है। आप वहाँ जाइए और उस वीडियो को सुनिए और फिर आप इस वीडियो के मैसेज में उसकी परिभाषा लिख करके बताएं। परंतु हम आज के बिंदु में चलेंगे लिपि में देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि पर हम चिंतन करेंगे। लिपि, देवनागरी लिपि, वैसे लिपि का मैंने आपको परिभाषा के साथ साथ सामान्य अर्थ भी बताया था। लिपि यानी लिखने का तरीका, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, देव और नागरी। देवनागरी लिपि। देव तो कई लोग देव को देवता भी मानते हैं और कई लोग देव को चंद्रगुप्त के नाम से भी जानते हैं। नागरी यानी नगरों से भी मानते हैं कई लोग। नागरी एक शैली भी हुआ करती थी, जिसमें आपने कहीं सुना होगा नागरी द्रविड़ शैली है या नागरी शैली है, ऐसे यानी कि द्रविड़ शैली के मंदिर सुने होंगे कभी, या कभी नागरी शैली के सुने होंगे, तो वह नागरी। और नागरी से कई लोग नगर से भी संबंध रखते हैं, या नागरी से कई लोग नागर ब्राह्मणों से भी संबंध रखते हैं। लिपि का सामान्य अर्थ मैंने आपको पिछले वीडियो के अनुसार 10, 12 इस शब्द का प्रयोग किया होगा, लिपि। तो लिपि यानी लिखने का तरीका, इस पर हम चिंतन करते हैं। तो देवनागरी लिपि मानने का पीछे क्या मत है? हमारी जो हिंदी है, हिंदी की जो ये लिखने की एक तरीके की जो लिपि है, इसके मानने का पीछे क्या कारण है? हम हिंदी को एक भाषा मान रहे हैं और फिर इसमें जो लिपि है, उस लिपि को भी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, धारा 343 अनुच्छेद 343 के अंदर इसको देवनागरी लिपि के रूप में और राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया। तो इसके पीछे मानने का क्या मत है, इस पर चिंतन करेंगे। तो कुछ काल पीरियड में यहाँ पर इस भारत में नागा शासकों का शासन रहा होगा, नागा शासकों का। तो नागा शासकों के कारण इस लिपि को देवनागरी लिपि के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कई लोग कहते हैं कि जब नागा शासकों के काल में यह विकसित हुई, नागा शासकों के काल में विकसित होने के कारण इसको नागरी लिपि के नाम से जानते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। कई लोग कहते हैं कि इस लिपि का विकास कहाँ हुआ, तो नगरों में। कहाँ हुआ, तो कहते हैं नगरों में। तो नगरों में जब विकास हुआ या नगरों से ये प्रचलित हुई, तो नगरों से प्रचलित होने के कारण इसको देवनागरी लिपि कहते हैं। फिर कई लोग कहते हैं कि ये जो लिपि है, कौन सी लिपि, तो देवनागरी लिपि। तो ये कहते हैं कि इसका विकास किस काल में हुआ, तो गुप्त काल में।
और गुप्त काल में भी किसके काल में, तो चंद्रगुप्त के काल में। तो कहते हैं कि गुप्त काल में विकसित होने के कारण इसको देवनागरी लिपि कहते हैं। अब गुप्त काल में विकसित होने के कारण इसको देवनागरी लिपि होने का क्या कारण बताते हैं, तो कहते हैं, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई उस समय चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त को ये लोग देव कहते थे। उस समय के सभी लोग इस प्रकार का कल्याणकारी कार्य करने के कारण उस समय उसको चंद्रगुप्त को देव के नाम से जानते थे। और जहाँ पर चंद्रगुप्त का शासन था उस नगर का नाम था पाटलिपुत्र, और उस पाटलिपुत्र नगर को नगर के नाम से यानी नागरी के नाम से विकसित मानते हैं। इसलिए इस लिपि का नाम देवनागरी लिपि भी कहते हैं। इस कारण देव प्लस नागरी बराबर देवनागरी। अब कई लोगों का और भी कई विद्वान जो अपने अपने इतिहासकार होते हैं, अपने इतिहास से संबंधित मत रखने वाले लोग, तो वो इतिहासकार क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि ये जो इसका विकास हुआ कहाँ से हुआ, तो कहते हैं गुजरात से। तो गुजरात से इसका विकास हुआ, तो उस समय गुजरात में किन का शासन था, तो नागर ब्राह्मणों का। तो नागर ब्राह्मणों के कारण इसका विकास हुआ, जिसकी वजह से इसको नागरी लिपि के रूप में विकसित मानते हैं। ऐसा भी अलग अलग मत है। यानी कि मुख्य बिंदु क्या है कि देवनागरी लिपि के पीछे, देवनागरी मानने के पीछे इसका क्या मत है, मुख्य बात ये है। अब बात करते हैं हम देवनागरी लिपि। तो ये देवनागरी लिपि है, इसकी विशेषताएं क्या है। प्रश्न आता है बोर्ड में, कई बार बोर्ड में प्रश्न पूछ लेते हैं कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं लिखो। लोकल परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कोई भी 2 विशेषताएं लिखे देवनागरी लिपि की। तो देवनागरी लिपि जब हम उसका हमारी जो राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हिंदी है, जो आज भारत नहीं विश्व के अंदर अधिकांश देशों के अंदर और विश्व के अंदर आपके द्वितीय स्थान पर बोली जाने वाली भाषा है, तो इसका स्थान भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए इसकी विशेषता हमें भी ध्यान में रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इस भाषा के अनिवार्य अंग बन चुके हैं। तो कहते हैं कि इसकी विशेषता, तो इसकी विशेषता इसके पीछे जो वर्णमाला है उसका वर्णक्रम है। जो देवनागरी लिपि के जो भी वर्णक्रम हैं, वो वर्णक्रम वो क्या हैं, तो वो हैं वैज्ञानिक। यानी कि उसका उच्चारण जैसा है बोला जाता है वैसा ही उसको उच्चारण लिखा जाता है। उसका उच्चारण स्थान भी निर्धारित है, इसलिए इसको वैज्ञानिक माना है। जितने भी इतिहासकार हैं इन्होंने इस भाषा को वैज्ञानिक भाषा माना है। फिर कहा है कि ये जो इसका उच्चारण है उसका ध्वनि चयन कितने हैं, तो एक ध्वनि चयन के लिए एक ही चिह्न का उपयोग किया जाता है। अंग्रेजी में जैसे माना कि आपने लिख दिया क और स, अब इसके लिए क का उपयोग यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है। अंग्रेजी में तो ऐसा भी है, लेकिन अपने हिंदी में क के लिए एक ही क उच्चारण किया है तो ये क ही लिखा जाएगा। इस प्रकार इसकी दूसरी विशेषता है कि एक ध्वनि चयन के लिए एक ही चयन का उपयोग किया जाएगा। फिर इसकी तीसरी विशेषता है कि अक्षर युक्त लिपि है। इसको हम अक्षर युक्त लिपि भी मानते हैं। फिर तीसरी बात है कि इस लिपि में मात्रा की व्यवस्था भी है, जैसे दूसरी लिपियों में ऐसी मात्रा की व्यवस्था नहीं है। अपने यहाँ छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, इस प्रकार की मात्रा है, इस मात्राओं की व्यवस्था भी है। फिर हम इसकी विशेषता और भी कुछ माने तो बात हमारे सामने आती है। तो क्या आती है कि यहाँ इस देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे माना कि हमने लिखा है कम और इसके ऊपर शिरोरेखा की है तो ये पढ़ा जाएगा कम। अगर शिरोरेखा नहीं है तो इसका इन अक्षरों का कोई महत्व नहीं है। जैसे माना कि लिखा है राजन और इसके ऊपर शिरोरेखा की है, तब इस शब्द की कीमत हो गई। अगर आपने इसके ऊपर शिरोरेखा नहीं की तो फिर ये अक्षर हिंदी के अक्षर नहीं माने जाएंगे। इस प्रकार तो इस पर शिरोरेखा का भी महत्व है। यानी हमारी देवनागरी लिपि की बात है तो इसकी विशेषताओं में कि इसका वर्णक्रम है, वैज्ञानिक है, इसकी एक ध्वनि है तो उसके लिए एक ही ध्वनि चयन का प्रयोग किया जाता है, और ये अक्षर युक्त लिपि हैं और इसमें मात्रा की व्यवस्था है और शिरोरेखा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये बात आपके
देवनागरी लिपि की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि जिसका निर्धारित मानक रूप क्या है। हर एक लिपि होती है, प्रत्येक लिपि किसी भी भाषा की, चाहे अंग्रेजी भाषा की हो, चाहे आपके उर्दू भाषा की हो, चाहे संस्कृत भाषा की हो, अपनी अपनी लिपि की जो भी लिपि भाषा है उस भाषा का एक मानक रूप, निर्धारित रूप जो माना गया है, जिसको अधिकांश लोगों ने यानी कि भाषा विशेषज्ञों ने बैठ करके माना है, उसका मानक रूप क्या है। तो हमारी जो वर्ण क्रम की जो व्यवस्था है इसके अंदर सबसे पहली बात आती है कि इसमें स्वर हैं, स्वर की व्यवस्थाएं, मानक रूप में स्वर की व्यवस्था दी गई है। हमारी जो हिंदी भाषा है इसकी जो लिपि है उसके लिए हमने तय किया है, यानी कि हमारी जो भारतीय भाषा ने जो तय किया है, भारतीय भाषा के जो भाषा वैज्ञानिकों ने तय किया है कि इसके स्वर कितने हैं, तो स्वर इसके 11 स्वर हैं। कई पुस्तकों में आपको कई बार अन्य अन्य विभिन्न प्रकार के जिस प्रकार की पुस्तकें हैं, जिसका छपी सामग्री के अंदर आपको मिल जाती है व्याकरण की पुस्तकें, जिसमें कई बार 13 भी मिलेंगे, हो सकता है कि कई हमें 11 मिल सकते हैं, कई हमें 12 मिल सकते हैं, लेकिन हमारी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की पुस्तक है उसके अंदर स्वर कितने दिए गए हैं, तो स्वर हैं निर्धारित 11 स्वर मानक रूप में दिए गए हैं। अब इसमें अनुस्वार और आपके अंतिम अंग और अह ये 2 आते हैं, तो ये इसका उच्चारण है अनुस्वार। और कई बार आपको एक चंद्रबिंदु मिलता है, उसको हम पढ़ते हैं अर्धानुस्वार, और विसर्ग अह जिसका उच्चारण होता है। अब ये इस प्रकार करके कुल 13 आपको वर्ण मिलेंगे, लेकिन इसमें से आपके स्वर कितने हैं, तो स्वर हैं 11। अब बात आती है व्यंजन। अब व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन की बात आती है, हमारी यहाँ बात आती है वर्गीय व्यंजन की। वर्गीय व्यंजन तो वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो वर्गीय व्यंजन आपके 5 × 5 = 25, यानी कि वर्ग कितने हैं, तो वर्ग हैं 5, वर्ग कितने हैं, तो 5, वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो 25। अब ये जो वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं, तो क की पंक्ति, च की पंक्ति, ट, त, प, 1 2 3 4 5, तो 5 × 5 = 25। क, ख, ग, घ और इसका उच्चारण होता है ग। ये वर्गीय व्यंजन है। च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ और ण, त, थ, द, ध और न, प, फ। ये हो आपके वर्गीय व्यंजन यानी वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो वर्गीय व्यंजन है 25। वर्ग कितने हैं, तो वर्ग है 5। कौन से वर्ग कौन कौन से हैं, तो क, च, ट, त, प, ये वर्ग है। अब बात आती है कि तो ये क्या है, य, र, ल, व, तो इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। फिर श, स, स, ह, तो ये क्या है, तो इसका नाम है हमारी मानक भाषा में ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब ये हैं आपका क्ष, त्र, ज्ञ, इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो एक और व्यंजन आता है स्र, ये भी संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आता है मानक भाषा में, जैसे स हलंत प्लस र बराबर स्र। अब इसको मानते हैं तो क हलंत प्लस स हलंत प्लस अ बराबर क्ष, फिर त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ बराबर त्र, ज हलंत प्लस य हलंत प्लस अ बराबर ज्ञ। फिर बात आती है हल चयन की, किसी भी वर्ण को अदा करने के लिए हल चयन लगाया जाता है, तो इसका संकेत होता है ग्रहित स्वर। तो ये ग्रहित स्वर क्या है, तो ग्रहित स्वर होता है कहीं से ग्रहण करना, ग्रहण करना। तो ग्रहण कहाँ से किया है, तो हमने कुछ अंग्रेजी शब्दावली हमारे बीच में चलती है हिंदी भाषा में, तो वहाँ से कुछ ऐसे स्वर हैं वो हमने ग्रहण कर लिए। जैसे हमने इसका उच्चारण, जैसे आपने एक शब्द लिखना शुरू कर दिया डॉक्टर,
तो ये जो आया है उच्चारण, ये ग्रहित स्वर की श्रेणी में आता है। जैसे आपने शब्द लिखा कॉलेज, तो ये हमारी भाषा की लेखन व्यवस्था में आ गया, तो इसको हम, ये जो उच्चारण है इसका, इसको हम ग्रहित स्वर की श्रेणी में लेते हैं। फिर फारसी, तो फारसी भी हमारा एक, हमारी हिंदी भाषा में फारसी में एक जो चिन्ह आ गया उसको हम फारसी में नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता। जैसे क, ज, फ, इस प्रकार का जो उच्चारण होता है वह नुक्ता होता है। फिर अन्य वर्ण, तो अन्य वर्णों में हमारे यहाँ हमारी जो मानक रूप है, हिंदी का जो मानक रूप है, मानक वर्णमाला है, इस मानक वर्णमाला में अन्य वर्ण, तो अन्य वर्ण कौन से हैं? तो अन्य वर्ण में आपके तो ड़ और एक ढ, ये दो कहीं नहीं मिलेंगे आपकी मानक वर्णमाला में। तो ये दो आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए गए हैं, आवश्यकता के अनुसार इसको तैयार कर लिया गया है। जबकि हम ये पढ़ते हैं तो ये इसका उच्चारण है ङ, क, ख, ग, घ, ङ। जब इसको पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण है ढ, जबकि इसका उच्चारण है ड़, इसका उच्चारण है ढ, इसका उच्चारण है ड़, इसका उच्चारण है ढ। अब बात आती है कि वर्ण क्या है? बात आती है वर्ण क्या है? तो वर्ण मौखिक जिसका उच्चारण किया जाता है, जैसे क है, च है, ट है, त है, प है, म है, तो ये मौखिक जिसका उच्चारण किया जाता है, बोला जाता है, वह है वर्ण। वह क्या है? वर्ण है, यानी वर्ण मौखिक होते हैं, फिर दूसरी बात है अक्षर। वर्ण और अक्षर यूँ सब एक लोग एक ही जैसा मान के बैठ जाते हैं कि वर्ण और अक्षर एक ही है, जबकि वर्ण क्या है? तो वर्ण मौखिक है और अक्षर क्या है? अक्षर लिखित हैं। जैसे मैंने बोला अ, तो ये वर्ण हुआ, जैसे मैंने लिखा अ, तो ये अक्षर हो गया। ये बात है। तो ये हमारी जो आज का ऑनलाइन क्लास का जो शिक्षण का बिंदु जिस पर हमने चिंतन किया था लिपि, और लिपि में भी हमने चिंतन किया था देवनागरी लिपि को मानने के पीछे कारण, देवनागरी लिपि की विशेषताएं और देवनागरी लिपि के मानक रूप को हमने समझा। जय हिंद, जय भारत।